हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अपने बात कर रहे थे भौतिक विज्ञान में 12th में। इस बार फर्स्ट इकाई है स्थिर आवेश व विद्युत क्षेत्र, यानी इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना है स्थिर आवेश व स्थिर आवेश से संबंधित गुणधर्म विद्युत क्षेत्र। इसके बाद में बात करें, सबसे फर्स्ट हेडिंग मैंने डाली है स्थिर विद्युत की, यानी ये इंपॉर्टेंट है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, एक ब्रांच है भौतिक विज्ञान की अपनी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश, थोड़ा ध्यान देना, स्थिर आवेश व स्थिर आवेश से संबंधित जितने भी गुणधर्म है, स्थिर आवेश व स्थिर आवेश से संबंधित जितने भी गुणधर्म है उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? स्थिर विद्युतिकी में। यानी अपने यूँ कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश व स्थिर आवेश से संबंधित गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं स्थिर विद्युतिकी। अपने बात करें इस चैप्टर के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आवेश, यानी आप जैसे देखोगे कि स्थिर विद्युतिकी में अपने बात कर रहे हैं आवेश, तो आप मेरे से पूछोगे सर ये नई भौतिक राशि है, ये होती क्या है? तो अपने बात करें आवेश, हुआ क्या था, एक यूनानी वैज्ञानिक थे, शायद आपने नाम सुना होगा थेल्स। थेल्स का नहीं तो आपने पाइथागोरस का सुना होगा, पाइथागोरस के गुरु थे थेल्स। लगभग आज से यूनानी वैज्ञानिक थे, 600 ईस्वी पूर्व की बात है। इन्होंने क्या किया, एक ऐसी धातु की खोज की जिसको अपने लिखते हैं, एम्बर भी लिख सकते हैं और कुछ बुकों में अंबर भी मिलता है। दोबारा ध्यान दें, एक यूनानी वैज्ञानिक थे जिनको बोलते हैं अपने थेल्स, और लगभग 600 ईस्वी पूर्व इन्होंने एक ऐसी धातु जिसको लिखा है एम्बर या अंबर। जब क्या किया गया, एम्बर धातु को हल्की वस्तुओं से घर्षण करवाया गया, हल्की वस्तुओं से घर्षण करवाया गया, तो इन्होंने देखा कि जैसे एम्बर को हल्की वस्तुओं से घर्षण करवाएं तो इसके अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या था, थेल्स थे, इन्होंने एक ऐसी धातु जिसको अपने लिखा है एम्बर की खोज की कि इस एम्बर धातु को यदि हल्की वस्तुओं से घर्षण करवाया जाए तो इस एम्बर में एक हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि एम्बर के अलावा भी जैसे एक एबोनाइट है, उसके बाद में बात करें पक्षी के फर हैं आदि कुछ और ऐसी वस्तुएं थी कि इनको भी यदि हल्की वस्तुओं से घर्षण करवाया जाए तो उनमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है। जैसे अपने बात करें दैनिक जीवन में एक उदाहरण है, स्नान करने के बाद में जैसे कंघी को जैसे ही धरातल के पास लेके जाएं तो वो भी मिट्टी के कणों को आकर्षित करने लगती है। तो क्या हुआ कि हल्की वस्तुओं को जो आकर्षण करने का ये जो गुणधर्म है ना, इसको बोलते हैं विद्युत आवेश। हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो ये गुण उत्पन्न हुआ इसको बोला गया था विद्युत आवेश। ये विद्युत आवेश आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, ये भी दो प्रकार का होता है। ये विद्युत आवेश भी दो प्रकार का होता है, एक इसको बोलते हैं धनावेश और एक होता है ऋणावेश। यानी आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब ये धनावेश क्या है? जिन वस्तुओं पर प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव आवेशों की संख्या अधिक हो, यानी जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश से धनावेश की संख्या अधिक हो तो उस पर चार्ज कैसा होगा? धनावेश, और उस पर उपस्थित आवेश को अपने बोलेंगे धनायन। इसको पॉजिटिव से लिखते हैं। दोबारा ध्यान दें, जब किसी वस्तु पर ऋणावेश का मान
कम हो, यानी उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो, तो अपने कहेंगे कि वो वस्तु कैसी है, धनावेशित है। और उस पर जितना आवेश होगा उसको अपने कहेंगे धनायन। इसी तरह जब किसी वस्तु पर आवेश ऋणावेश की संख्या अधिक हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि धनावेश की संख्या कम हो और धनावेश की बजाय ऋणावेश की संख्या अधिक हो, तो अपने कहेंगे कि वो वस्तु कैसी है, ऋणावेशित, और उस पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, ऋणायन कहलाएगा। तो ध्यान रखोगे, आवेश भी दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं धनावेश यानी धनायन, और एक को बोलते हैं ऋणावेश यानी ऋणायन। वस्तु पर आवेश धनावेश, कुल आवेश धनायन। इसी तरह वस्तु पर आवेश ऋणावेश और उस पर कुल आवेश क्या कहलाएगा, ऋणायन कहलाएगा। आवेश का मात्रक और एक होता है विमीय सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। अपने बात करें इंपॉर्टेंट अस्थायी जो यूनिट सिस्टम है, इसके अंदर आवेश को अपने लिखते हैं या तो Q से, कैपिटल Q से, या फिर लिखते हैं स्मॉल q से। आवेश को अस्थायी में इसका मात्रक होता है कूलाम, और इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, C से। ध्यान दें, आवेश का अस्थायी में मात्रक होता है कूलाम, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और अपने को यदि कूलाम आवेश को लिखना हो तो अपने लिखते हैं Q या फिर कैपिटल Q से, और इसका मात्रक होता है कूलाम। वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्हीं की स्मृति में रखा गया है, और इसको आवेश कूलाम को लिखते हैं स्मॉल c से। इसके अन्य मात्रक भी, जैसे अपने कल बात कर रहे थे, यदि अंश और उसके साथ में लगाओ कूलाम, तो इसका मतलब होता है 10 × 10⁻³ कूलाम। यदि यूं हो माइक्रो कूलाम, इसका मतलब है 10⁻6 कूलाम। और अपने बात करें इसके विमीय सूत्र की, अपनी छोटी क्लासों में विद्युत धारा, समय और आवेश में एक संबंध पढ़ा था। परिभाषा होती है आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा इक्वल होता है आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। तो यहाँ से देखूं तो आवेश को लिखा जा सकता है विद्युत धारा इनटू समय लिखा जा सकता है। क्यों लिखा है, क्योंकि अस्थायी में मूल भौतिक राशियों में आवेश का मात्रक नहीं है, उसमें तो मात्रक है विद्युत धारा का और साथ में समय का। तो अपने विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र हो सकता है, अम का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है तो इसको लिखते हैं अम की पावर 0। अल लंबाई इस सूत्र में कहीं है नहीं तो इसकी पावर भी 0। इसके साथ टी का मतलब होता है समय, एक बार आया है तो इसको लिखेंगे T1, और साथ में आइए विद्युत धारा को लिखेंगे A1। यानी आवेश का अस्थायी मात्रक कूलाम होता है, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। और बुकों में अपने न्यूमेरिकल हल करें तो ऐसा भी मिल सकता है स्मॉल m और C, इसका मतलब समझोगे 10⁻³ कूलाम। इसी तरह माइक्रो कूलाम को क्या समझोगे 10⁻6 कूलाम। अपने बात करें इसके विमीय सूत्र का, तो विमीय सूत्र होता है धारा इक्वल आवेश बटे समय। छोटी क्लासों में परिभाषा पढ़ी थी उससे, तो यहाँ से मैं आवेश इक्वल लिख सकता हूँ विद्युत धारा इनटू समय। और इस सूत्र के आधार पर मैंने विमीय सूत्र लिखा है, द्रव्यमान है नहीं, लंबाई है नहीं, इसलिए मैंने पावर की 0 लगाई है। इसमें समय एक बार आ रहा है इसलिए मैंने T की पावर 1, और विद्युत धारा एक बार आई है तो इसका मैंने पावर लगाई है 1। यानी इसका विमीय सूत्र होता है m0 L0 T1 A1। अपने बात करें कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे की जाती है, यानी उस पर ऋणावेश या धनावेश उपस्थित हो तो उसको किस तरह से आवेशन किया जा सकता है। तो आवेशन की विधियां इसमें अपने मुख्यतः पढ़ते हैं। एक तो होता है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन
एक विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीन नंबर पर एक है घर्षण, यानी धातुओं को यदि घर्षण करवाया जाए तो भी उन पर आवेश उपस्थित हो जाते हैं, तो इसको अपने बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो अपने इन तीनों विधियों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लिखा है जैसे चालन द्वारा आवेशन। क्या करें, इस विधि के अंदर किसी आवेशित छड़ को यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में से किसी एक प्रकार का आवेश, जैसे मैंने एक छड़ लिखी है उस पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। इसको क्या करें, जैसे ही किसी उदासीन चालक गोले के पास में लेके जाएं, उदासीन चालक गोले के पास में लेके जाएं, तो अपने देखेंगे कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण। तो क्या होगा, इस पर भी कैसा आवेश उपस्थित होने लगेगा, प्रेरण द्वारा नेगेटिव आवेश उपस्थित होने लगेगा। तो क्या होगा, छड़ को जैसे इसके पास लेके गए, जैसे इसको स्पर्श करवाया तो इस गोले पर भी आवेश उपस्थित होने लगा, जस्ट विपरीत प्रकृति का। जैसे पॉजिटिव आवेश की छड़ थी, इसको पास में लेके चले तो इस पर कैसा आवेश हो गया, नेगेटिव। तो इस विधि को अपने बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसी तरह एक अन्य विधि ये लिखी हुई है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें चालक छड़ को इस गोले के पास में नहीं लेके चलना है। जैसे मैं ये कहूँ कि इसको यदि प्रेरण द्वारा आवेशन करना हो तो मैं क्या करता हूँ, दो गोले ले लेता हूँ, एक तो ए और एक बी। जैसे इस छड़ को इसके पास लेके चलूँ, यानी टच नहीं करवाना है, तो क्या होगा कि ये जो चालक थे इन पर धीरे धीरे प्रेरण द्वारा आवेशन, इसके पास स्थित गोले पर तो नेगेटिव आवेश उपस्थित होने लगेगा और इससे दूर स्थित गोले पर कैसा आवेश, पॉजिटिव आवेश उपस्थित होने लगेगा, क्योंकि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण। तो जैसे इन पर आवेशन उत्पन्न होने लगा, एक पर नेगेटिव और एक पर कैसा, पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होने लगा। अब क्या करें, इस चालक छड़ को हटा लेते हैं। देखो जैसे हटाएंगे तो इन चालक गोलों पर, जैसे एक था ए और एक था बी, तो इन पर कैसा आवेश आ गया, ए पर तो नेगेटिव और बी पर कैसा आवेश आ गया, पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो गया। अब क्या करें, यदि इन दोनों गोलों को भी अलग अलग करें, एक होता है जैसे ए और बी, तो ए पर तो कैसा आवेश था, नेगेटिव, और बी पर कैसा था, पॉजिटिव। तो अब आप देख रहे हो कि ए पर तो कैसा आवेश आ गया, नेगेटिव, और बी पर कैसा आ गया, पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो गया। प्रारंभ में क्या था, दोनों उदासीन थे, कोई आवेश उपस्थित नहीं थे। अपने क्या किया था, चालक छड़ को पास लेके आए थे। जैसे लेके आए तो एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव, फिर क्या किया, चालक छड़ को हटा ली। जैसे हटाई तो इन पर कैसे आवेश उपस्थित होने लग गया, एक पर नेगेटिव था और एक पर पॉजिटिव था। अब क्या करें, दोनों गोलों को जैसे दूर हटाया तो एक पर कैसा आवेश उपस्थित हो गया, नेगेटिव, और एक कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो ये विधि कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। एक लिखी हुई है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जैसे दो चालक धातुओं की छड़, एक को मैं लिख रहा हूँ ए से और एक को मैं लिख रहा हूँ बी से, जैसे इनको घर्षण करवाया जाए तो आपको पता है ये चालक धातुएं ये मिलकर बनी होती है परमाणु से, और परमाणु के केंद्र में होती है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर गतिशील होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे इनको घर्षण करवाया जाए तो इनके मध्य क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। और अपने को पता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य बंधन ऊर्जा कार्यरत होती है। अब क्या होगा, जैसे इस ऊष्मीय ऊर्जा का मान बंधन ऊर्जा से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। जैसे ग्रहण करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के प्रभाव से मुक्त होने लगेंगे, यानी इनसे धातुओं के परत से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन
एक धातु के पृष्ठ से निकलकर दूसरी धातु में प्रवेश करता है। जैसे यूँ ले लें कि ए से निकला और किस में प्रवेश कर गया, बी में प्रवेश कर गया। जैसे करेगा तो अपने को पता चला कि ए जो धातु थी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में प्रवेश कर गया, मतलब ए धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई और बी धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो अपने देख रहे हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई, मतलब धनात्मक आवेशों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो अब ये किस तरह व्यवहार करेगी, पॉजिटिव यानी धनावेशित छड़ की भांति व्यवहार करेगी और उस पर जितना आवेश उपस्थित होगा उसको अपने कहेंगे धनायन। इसी तरह बी में जैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो ये अब कैसे ऋणावेशित और ऋणावेशित होगी और इस पर जो आवेश उपस्थित होगा तो अपने उसको क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। तो क्या किया, दोनों धातुओं को जैसे घर्षण कराया तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसमें ऊर्जा का मान यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाली बंधन ऊर्जा से अधिक हो जाए तो अपने कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बंधन से क्या हो गए, मुक्त हो गए। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अब गति करेंगे। जैसे किसी एक धातु से निकलकर दूसरे धातु में प्रवेश करे, जिसमें प्रवेश करता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, जहाँ से निकलता है वहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी तो उस पर धनावेश और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि उसको बोलते हैं ऋणावेश। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई धातु नेगेटिव या पॉजिटिव होगी, इसके पीछे उत्तरदायी आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखोगे, हमेशा गतिशील इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्रोटॉन गतिशील नहीं होता है। तो ध्यान रखोगे, चालन द्वारा आवेशन, जब किसी चालक छड़ को चालक गोले के पास लेके आए, स्पर्श कराएं तो उसमें भी प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसी तरह प्रेरण द्वारा आवेशन में किसी चालक छड़ को चालक गोले से पास लेके आए, टच नहीं करवाना है, केवल पास, तो उस पर भी प्रेरण द्वारा आवेशन और फिर उन दोनों गोलों को अलग अलग करें तो अलग अलग करने पर उन पर भी अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह घर्षण द्वारा आवेशन में परमाणु सिद्धांत के आधार पर व्याख्या हो सकती है कि जैसे घर्षण कराएं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसमें ऊर्जा का मान यदि बंधन ऊर्जा से अधिक हो तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। ये गतिशील इलेक्ट्रॉन जिस धातु में प्रवेश करता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि यानी वो कैसे ऋणावेश की भांति व्यवहार करेगी। इसी तरह जहाँ से निकलता है मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी मतलब ये धनावेशित की भांति व्यवहार करेगी।